जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज है 13 नवंबर 2023। 13 नवंबर 2023 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकती है उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। दुनिया की पहली रोबोट सीईओ हाल ही में कौन सी बनी है, इसका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, दुनिया की जो पहली रोबोट सीईओ है यह है मीका। क्या नाम है इसका? मीका। आइए मीका को देखते हैं। यहां पर आप मीका को देख रहे हैं, यह एक रोबोट है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसे किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। तो इस कंपनी का नाम है डिक्टाडोर। क्या नाम है इसका? डिक्टाडोर नाम है। दोस्तों, इस दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे सीईओ अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। अब आपके मन में दूसरा सवाल उठ रहा होगा कि इसे ये जो डिक्टाडोर कंपनी है ये किस देश की कंपनी है? तो ये कोलंबिया की कंपनी, आपको याद रखना है। तो मीका को हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर ने डेवलप किया है, तैयार किया है। दोस्तों, हैंसन रोबोटिक्स ने, आपको याद होगा, काफी न्यूज में थी, काफी चर्चा में थी एक रोबोट, और इसका नाम है सोफिया। सोफिया रोबोट को भी इसी कंपनी ने डेवलप किया था। दोस्तों, 2023 में जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रथम घटनाएं हुई हैं, आइए एक बार उसे पूरा रिवाइज करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहां से हुई है, तो आपको याद रखना इसकी शुरुआत कहां से हुई है? दिल्ली से। ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत कहां से हुई है? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां पे ओपन हुआ था? बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ये हैदराबाद तेलंगाना में ओपन किया गया था। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां पर खोला गया? तमिलनाडु में। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर ये केरल में स्टार्ट हुआ। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत ये लेह लद्दाख में हुई है। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र ये केरल में स्टार्ट हुआ है। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं 13 नवंबर 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो लगातार 711 दिनों से आपको पढ़ा रहा हूं। यहां पर एक और ऐड कर लीजिए। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है ये आपका करंट अफेयर्स, जो मैं आपको डेली प्रोवाइड करता हूं। कल दिवाली थी दोस्तों, तो दिवाली के दिन आप सभी को पता है कि आप सभी व्यस्त थे, मैं भी व्यस्त था। इस वजह से आज का सेशन थोड़ा लेट है, और आप भी शायद इतनी जल्दी सुबह उठ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन अब आप सभी उठ गए हैं, और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको एक करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है। डेली 6 AM पर लाइव आपको क्लास मिलती है, तो आप सभी डेली इसे फॉलो जरूर कीजिए। भारत के हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, ये टेलीग्राम चैनल है, और दूसरा ऑप्शन है स्टडीगर एप्लीकेशन। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको स्टडीगर मिल जाएगा, और इसके अलावा इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स पर लिंक पिन की गई है। यहां पर जाएंगे पीडीएफ क्लास नोट्स, आप किसी भी दिन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए कि इंपॉर्टेंट जानकारी आपको और दे दूं, आज आप देख पा रहे होंगे कि कंटेंट आपको केवल हिंदी मीडियम में ही दिख रहा है, इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं है? तो कल दिवाली थी, हमारी जो टीम के कुछ मेंबर्स थे वो छुट्टी पे थे, बट जब आज मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। आप अभी बहुत प्यार से सुनिए लेक्चर को और एंजॉय कीजिए, और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को नामांकित किया गया। इस गीत को लिखने में किसने सहयोग किया था? तो देखिए दोस्तों, इस गीत को लिखने में पीएम मोदी जी ने सहयोग किया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो एबेंडेंस मिलेट्स की जो गीत है, इसमें नरेंद्र मोदी जी ने सहयोग किया इन कलाकारों को। देखिए, इन कलाकारों का नाम क्या है? तो इनका नाम है फालू, और इनके पति का नाम है गौरव शाह। तो पीएम मोदी जी ने फालू और इनके पति गौरव शाह का सहयोग किया है इस गीत को लिखने के लिए। और ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को अभी नामांकित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। और दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी पॉलिटिशियन को, जब किसी राजनेता को दुनिया का सबसे फेमस प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह दी गई है। दोस्तों, इस गाने में मिलेट्स फूड यानी बाजरा की खेती और अनाज के तौर पर जो इसकी इंपॉर्टेंस है, इस बारे में बताया गया है।
दोस्तों आपको बता दूं 2023 का जो वर्ष है यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल मिलेट्स के लिए समर्पित किया है, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था बाजरे में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है और इस न्यूट्रिशन की वैल्यू के बारे में लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है। देखिए ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें तो म्यूजिक इंडस्ट्री में, संगीत की दुनिया में जो सबसे अच्छा काम करते हैं और एनुअली ये पुरस्कार दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड्स। और दोस्तों अमेरिका में संस्था है, इसका नाम है रिकॉर्डिंग एकेडमी, या आप दूसरे नाम से बोले नेशनल एकेडमी रिकॉर्डिंग्स, ये इनके द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। और कब से इसकी शुरुआत हुई है? 1959 में सबसे पहली बार ये अवार्ड दिए गए थे अमेरिका के लॉस एंजलिस में। दोस्तों हाल ही में बहुत सारे पुरस्कार प्रदान किए गए, एक बार उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। डॉक्टर एएम गोखले पुरस्कार संजय कुमार मिश्रा को मिला है। ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 12 वैज्ञानिकों को इस वर्ष प्रदान किया गया विज्ञान के क्षेत्र में। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 पुरस्कार प्रवीणा अंजना को मिला है। डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया? सत्यजीत मजूमदार को। शांता ठोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रियंस सेन को मिस अर्थ इंडिया 2023 से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये ग्रीस के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, पीएम मोदी जी को दिया गया है। उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा जी को दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने किया। डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन है? भारत के सीजेआई हैं और भारत के वर्तमान 50 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सीजेआई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। यहां पर आप डी.वाई. चंद्रचूड़ को देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इस कैफे की जो सबसे खास बात यह है कि दिव्यांग लोगों के द्वारा इसे क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया और इस कैफे का जो संचालन है एक एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है, जिसका काम है पूरे देश में दिव्यांग लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करना। और पूरी तरीके से मैनेजमेंट भी दिव्यांग भाइयों के द्वारा, दिव्यांग लोगों के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों हाल ही में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको पढ़ाया था, सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या है इसकी खासियत? तो सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अगर आप सुप्रीम कोर्ट में एंट्री लेना चाहते हैं तो जो गेस्ट हैं उनको ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा, ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास मिलेगा और ये है सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल। देखिए फ्रेंड्स बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की आई है, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम जाने तो भारत का जो सबसे शीर्ष अदालत है, जो एपेक्स कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और 26 जनवरी 1950 को ये एग्जिस्टेंस में आया था और एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि पहले से संविधान में इसके बारे में बताया गया है और इसकी व्याख्या हमें भाग 5 में मिलती है, पार्ट 5 में मिलती है और ये चैप्टर नंबर 4 पर है। आर्टिकल 124 से लेके 147 के जो आर्टिकल का रेंज है, इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी बताई गई है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में अक्टूबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? अक्टूबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से अभी सम्मानित किया गया, इनका नाम है रचिन रविंद्र। क्या नाम है? रचिन रविंद्र। दोस्तों न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं ये और इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आपने इनकी परफॉर्मेंस तो अभी देखी होगी, कितने सबसे शानदार प्रदर्शन, सबसे शानदार फॉर्म के साथ, बहुत ही कम उम्र के खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। तो दोस्तों हर महीने, हर मंथ आईसीसी बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है और इस अक्टूबर महीने के लिए सबसे बेस्ट खिलाड़ी का ऐलान किया गया, मेल कैटेगरी में भी और फीमेल कैटेगरी में। तो मेल कैटेगरी में किसे चुना गया है? रचिन रविंद्र को चुना गया। वहीं पे फीमेल कैटेगरी में किसे चुना गया है? वेस्ट इंडीज की हिली मैथ्यूज को यहां पर सम्मानित किया गया है। देखिए बात यहां पे आईसीसी की आई तो आईसीसी के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी को समझते हैं। देखिए आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके वर्तमान चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और जियोफ एलार्डिस इसके सीईओ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हाल ही में कौन बने हैं, इनका क्या नाम है? तो दोस्तों केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त जो सेक्रेटरी बने हैं इनका नाम है एन श्रीकांत। क्या नाम है इनका? एन श्रीकांत नाम है, और ये हाल ही में अपॉइंट किए गए, नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों यहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान केंद्रीय ऊर्जा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इनका नाम है राजकुमार सिंह। क्या नाम है इनका? आरके सिंह नाम है, राजकुमार सिंह नाम है। दोस्तों इसके पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। दोस्तों यहां पे बात हमने अपॉइंटमेंट की है, तो हाल ही में बहुत सारी अपॉइंटमेंट हुई है, एक बार उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के महासर्वेक्षक कौन बने हैं, तो इनका नाम है हितेश मकवाना। भारत के हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त किसे अपॉइंट किया गया? हीरालाल समरिया को अपॉइंट किया गया है। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? मनोरंजन मिश्रा जी को। चुनाव आयोग के नेशनल आइकन कौन बने हैं? इनका नाम है राजकुमार राव। हाल ही में एमएस धोनी को एसबीआई का और जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? जियो मार्ट और एसबीआई का। राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? कैटरीना कैफ। राडो एक वॉच मेकिंग कंपनी, वॉच मैन्युफैक्चरर कंपनी है। डेलॉयट के सीनियर ऑफिस जो सलाहकार बने हैं, इनका नाम है आदित्य पुरी। दोस्तों आज की नॉलेज फैक्ट्री में हम कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज और कमीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, समिति और आयोग के बारे में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला एसके धर कमिटी 1948 में स्थापित हुआ था, और इसका मकसद था क्या लैंग्वेज बेस पर स्टेट को रिफॉर्म किया जा सकता है, यानी स्टेट बनाया जा सकता है, और इसको लेकर के सजेशन मांगे गए थे। इन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि भाषा के आधार पर हम नए राज्य नहीं गठित कर सकते। और फिर दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा आधार को खारिज किया था जेवीबीपी कमेटी ने भी, और 1948 में इस कमेटी का गठन किया गया था। दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक और कमेटी बनी थी, इसका नाम था फजल अली कमेटी, और कब गठित हुई थी? 1953 में एस्टेब्लिश हुई थी। दोस्तों पंचायती राज से संबंधित जो 3 लेवल सिस्टम चल रहा है प्रेजेंट में, इसका सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। कब दिया था? 1957 में। यदि आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसका था, तो ये थे सरदार स्वर्ण सिंह। अशोक मेहता कमेटी गठित की गई थी 1977 ने, जिसने 2 लेवल के पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में बोंगो सागर अभ्यास आयोजित हुआ है? तो देखिए भारत और बोंगो सागर जो अभ्यास है बांग्लादेश के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर अभ्यास का आयोजन किया जाता है, और यह एक प्रकार का नौसैनिक अभ्यास है, यानी हमारी नेवी इसमें शामिल होती है, बांग्लादेश की नेवी शामिल होती है। और दोस्तों इस बार इसका 4th एडिशन था, 4था संस्करण था। दोनों सेनाओं की नौसेनाओं के द्वारा कॉर्पेट का जो 5वां संस्करण है वो 7 से 9 नवंबर तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स दोनों देशों की जो नौसेनाओं ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा की समुद्री अभ्यास किया है। दोस्तों यहां पर भारतीय नौसेना का जो जहाज है कुठार, किल्टन और समुद्री गश्ती विमान डॉर्नियर ने पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। दोस्तों बात यहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज की हुई है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी अभी तक अभ्यास हुए हैं या आयोजित किए जाते हैं एक बार उसे रिवाइज करते हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है डेजर्ट नाइट, गरुण, वरुण और शक्ति, ये सारे भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। एम्पेक्स अभ्यास होता है भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना के बीच में। जो गरुण है मैंने आपको अभी भी बताया है कि भारत और फ्रांस के बीच में गरुण होता है। हैंड इन हैंड ये भारत और चीन के बीच में होता है। इंद्र अभ्यास होता है भारत और रूस के बीच में। पैसेज अभ्यास होता है रूस और भारतीय नौसेना के बीच में। शाहीन अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। भारत और वियतनाम के बीच में होता है नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स। भारत ब्रिटेन की वायुसेना अभ्यास है इंद्रधनुष। इसके अलावा कोंकण अभ्यास भी होता है। मंगोलिया और भारत के बीच में होता है नोमैडिक एलिफेंट। एक्यूवेरिन और या फिर आप कह सकते हैं एक्यूवरिन, ये दोनों जो एक ही नाम है
मालदीव्स और भारत के बीच में अभ्यास किए जाते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है गरुण शक्ति, भारत श्रीलंका के बीच में स्लिनेक्स और मित्र शक्ति होता है। मैत्री अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच में नसीम अल बहर, ये भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आईसीसी बोर्ड ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को हाल ही में खत्म कर दिया है? इसकी जो मेंबरशिप है उसे खत्म किया है। तो दोस्तों, आपने न्यूज में काफी सुना होगा, तो श्रीलंका की जो क्रिकेट बोर्ड का सदस्यता है, मेंबरशिप है, आईसीसी बोर्ड ने अभी समाप्त कर दिया है, तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है। यानी अभी क्या कारण है मैं आपको समझाता हूं, इसके पीछे क्या रीजन है। ऐसा आईसीसी मानती है कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है वो यहां पर हस्तक्षेप कर रही है, ये क्रिकेट की फंक्शनिंग्स पर यहां पर दखल अंदाजी कर रही है, इस वजह से यहां पर इसकी सदस्यता को खत्म किया गया है। तो आईसीसी की बैठक हुई थी और बैठक में माना गया था कि श्रीलंका क्रिकेट ने सदस्य के रूप में अपनी जो ड्यूटीज था, उनकी जो कर्तव्य था, उसका उन्होंने उल्लंघन किया है। इस वजह से दोस्तों इन्हें यहां पर निलंबित कर दिया है। दोस्तों यहां पे 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 पेश की गई है और 2022 में सबसे ज्यादा किस देश में टीबी के केस पाए गए हैं? और दोस्तों ये आंकड़े थोड़ा चिंताजनक है भारत के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत यहां पर अफेक्टेड है ट्यूबरक्लोसिस पे। दोस्तों WHO ने ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट को पेश किया है और दुनिया में टीबी के सबसे ज्यादा मामले भारत में देखने को मिले हैं। और दोस्तों टीबी के जो केसेस का परसेंटेज है भारत में, ये 27% है और 2022 में 28.2 लाख टीबी के मामले दर्ज किए गए थे। दोस्तों टीबी हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती है, हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलाती है और माइकोबैक्टीरियम नाम का जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है। इसमें मुंह से खून की उल्टी आने लगती है और आपका वजन एकाएक कम हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण है ट्यूबरक्लोसिस के। और दोस्तों यहाँ पे डेथ परसेंटेज कितना है? 12% डेथ परसेंटेज है। दोस्तों टीबी से होने वाली मौतों की संख्या 3,42,000 है। देखिए यहाँ पे टीबी के मामले में जैसा कि आपको मैंने बताया कि भारत सबसे नंबर 1 है, सेकेंड नंबर पे इंडोनेशिया है और थर्ड पे चीन है, फोर्थ नंबर पे फिलीपींस है और फिफ्थ नंबर पे पाकिस्तान आता है। तो टीबी अगर आपसे पूछा जाए किसकी वजह से होती है, तो ये बैक्टीरिया, हिंदी में आप जीवाणु बोलेंगे, इसके संक्रमण की वजह से होती है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपको टीबी होता है और जो आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे बात आ रही WHO की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और प्रेजेंट में इसके चीफ है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे हम बोलते हैं SRBM, प्रलय का परीक्षण कहां से किया गया? तो सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का जो यहां पर परीक्षण होता है मोस्टली वो वहीं से होता है। यह अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम आइलैंड से इन सभी बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों प्रलय का जो परीक्षण है किसने किया है? DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, DRDO ने किया है। DRDO ही रेस्पॉन्सिबल है हमारे भारत में एक ऐसी संस्था है जो वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो वेपन्स का यहां पर टेस्टिंग करती है, ट्रायल करती है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये SRBM क्या होता है, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? तो देखिए, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर या उससे कम होती है। तो ऐसी मिसाइल को हम बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, SRBM बोलते हैं। तो जो प्रलय मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए यहाँ पे इसकी जो रेंज है ये है 350 से लेके 500 किलोमीटर के बीच में, ये इसकी रेंज है। दोस्तों 2021 में प्रलय के 2 सफल टेस्ट किए गए थे। एक पहला टेस्ट किया गया था 22 दिसंबर को और दूसरा टेस्ट 23 दिसंबर को किया गया था। ये आप देख पा रहे हैं व्हीलर आइलैंड, व्हीलर द्वीप, तो ओडिशा के सागर तट से और भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये आइलैंड है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहीं से सारी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग की जाती है। आज का इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज
नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको याद रखना है, हर साल 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे, भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, और इन्हीं की जयंती के अवसर पर हर साल हम 11 नवंबर को मनाते राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, जिसके जो वर्तमान मंत्री हैं, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र प्रधान इनका नाम है। तो 11 सितंबर 2008 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी शिक्षा मंत्रालय ने। देखिए, अबुल कलाम आजाद जी की बात आ रही है तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था भारत से बाहर, सऊदी अरब, मक्का में इनका जन्म हुआ था 1888 में। दोस्तों, ये पेशे से कवि थे, ये पत्रकार थे, और इंडिपेंडेंस, भारत की इंडिपेंडेंस में इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे और ऑथर भी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद ये भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने, और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है 1992 में। देखिए, भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई है? 1954 से भारत रत्न देने की शुरुआत की गई है। दोस्तों, यहां पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज की, जो नवंबर महीने में मैंने आपको पढ़ाए हैं और जो आने वाले हैं। तो देखिए, 7 नवंबर को मनाया जाता है शिशु सुरक्षा दिवस, चाइल्ड प्रोटेक्शन डे। विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस भी 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर को। विश्व उपयोगिता दिवस नवंबर महीने के दूसरे गुरुवार को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। दोस्तों, अब हम यहां पर RRR सेशन पे पहुंच गए हैं, रिपीट, रिकॉल, रिवाइज करंट अफेयर्स पर। तो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहां पर हम रिवाइज करेंगे जनवरी मंथ के। हाल ही में शरद यादव का निधन हो गया, वह कौन थे? तो शरद यादव कौन थे? पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जिनका निधन हो गया। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पर देते रहिए। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन किसने किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस लंबी नदी क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन किया था। शांति कुमारी किस देश की पहली महिला? देश यहां पे लिखा हो, उससे आप राज्य कर ले, यहां पर ये राज्य होगा ना कि देश होगा। राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव अपॉइंट हुई हैं। स्वदेशी कैमरा ड्रोन हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी जी ने यहां पर स्वदेशी कैमरा ड्रोन को लॉन्च किया है। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने % इथेनॉल मिलाया जाएगा? तो इसमें 20% इथेनॉल मिक्स किया जाएगा। 23 और 24 जनवरी 2023 को जनजातीय नृत्य महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन दिल्ली में हो चुका है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% रिजर्वेशन किस राज्य में दिया गया? तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में दिया गया। मध्य प्रदेश अगर यहां पर ऑप्शन होता तो MP में भी दिया गया। भारत जापान पर्यावरण सप्ताह का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों, इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो दोस्तों, इस खिताब को आर बोनी गैब्रियल ने जीता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हैं, USA की हैं। 75वां भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे 11 नवंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कल वीकली करंट अफेयर्स का डे था, तो कल हमने वीकली करंट अफेयर्स पढ़ा था। आज हम यहाँ पर 11 नवंबर के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत के महासर्वेक्षक के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है हितेश मकवाना। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है, डीकमीशन किया है? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है संग्राम। किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, इस बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है पीस और डेवलपमेंट के लिए 10 नवंबर को। किस भारतीय राज्य ने अबुआ वीर दिशोम अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, यह राज्य है झारखंड।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जारी करने का आदेश दिया है? तो यह राज्य है तमिलनाडु। केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका क्या नाम है? वी चंद्रशेखर नाम है। नेक्स्ट है, बिहार कैबिनेट ने राज्य में ST/SC और BC और EBC और यहां पर एक और डालें आप EWS, तो यहां पर इन सभी के मौजूदा 50% आरक्षण को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 75%। डॉक्टर जाम्बरीश अब्द कादर किस देश के विदेश मंत्री थे जो भारत की ऑफिशियल यात्रा पर आए थे? तो दोस्तों भारत की यात्रा पर थे, ये मलेशिया के विदेश मंत्री थे। मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छा देश इसमें कौन सा है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत दूसरे स्थान पर है और टर्की सबसे पहला है। दोस्तों यहां पर हम ल्यूसेंट जीके में पॉलिटी के MCQs को डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो MN रॉय के द्वारा किया गया 1934 में। 1934 में यह एक कम्युनिस्ट लीडर थे। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो दोस्तों यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करने की मांग की थी। संविधान सभा पुनर्गठित, दोस्तों जब हमारा देश आजाद होता है, पाकिस्तान और भारत अलग हो जाते हैं, तब यहाँ पर देसी रियासतों की कुछ संख्या चली जाती है पाकिस्तान। तो भारत में देसी रियासतों की संख्या कितनी बचती है और उसमें कितने प्रतिनिधि थे? तो यहाँ पर 70 प्रतिनिधि थे। हाल ही में BR अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन जो हुआ था वो किस जगह से हुआ था? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। दोस्तों 13 नवंबर की करंट अफेयर्स को आपने बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब आपका मैं टेस्ट लेने वाला हूं। ये टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने कितने ध्यान से लेक्चर को सुना है ये बताएगा। देखते हैं आप में से कितने ने 10 में 10 स्कोर किए। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत ये कहां से हुई है? तो दिल्ली से हुई है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर है? दोस्तों ये दुबई में है। भारत के महासर्वेक्षक हाल ही में कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है हितेश मकवाना। वायुसेना अभ्यास डेजर्ट नाइट भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अबुल कलाम आजाद जी का जन्म किस देश में हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था सऊदी अरब में। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर साल दोस्तों विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आपको याद रखना है, ये 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो ग्रैमी अवार्ड 1959 से दिए जा रहे हैं। आज का सवाल है दोस्तों जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दुनिया की पहली रोबोट CEO जो बनी है, अपॉइंट की गई है, इनका क्या नाम है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको दोस्तों इस इमेज को पहचानना है। इन्हें यहां पर अक्टूबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इन दोनों का नाम आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। इसके अलावा दोस्तों हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी। अभी आपको जल्द वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, सभी ज्वाइन होइएगा इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास पर। अक्टूबर मंथ की हमने मैगजीन लॉन्च की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। एक बार आप जरूर देखिएगा उस मैगजीन को, आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, ये मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूँ। स्टडी कर एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद ई बुक सेक्शन में जाएं, जहां से आप ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। डेली यहां से टेस्ट दे सकते हैं, PDF क्लास नोट्स ले सकते हैं। तो सब कुछ आपको अवेलेबल कराया जा रहा है स्टडी कर एप्लीकेशन पर। और PDF के लिए हमारा दूसरा माध्यम है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, इसे भी आप ज्वाइन कर लें। दोस्तों आज का कंटेंट आपको हिंदी मीडियम में दिख रहा था, हमारी टीम कल ऑफ में थी इस वजह से। और दोस्तों कल से नियमित रूप से आपको दोनों मीडियम में कंटेंट दिखेगा। आज का जो 13 नवंबर का करंट अफेयर्स का डेली करंट अफेयर्स है, शाम को जब PDF अपलोड की जाएगी तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसकी चिंता ना करें, बहुत प्यार से पूरे लेक्चर को सुन लीजिए,
शाम को आपको पीडीएफ मिल जाएगी। राजा गुप्ता _ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और कमेंट बॉक्स पर भी पिन किया गया है। दोस्तों चलने का समय हो गया है, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।